तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिफोर आई गो इनटू द जजमेंट, मैं आपको उसके फैक्ट्स बताऊं, पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ये जजमेंट कैसे देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलनी है। उसमें जाके आपको ऑर्डर जजमेंट पे क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने की इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको केस नंबर पे क्लिक करना है। जब आप केस नंबर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको लिखना है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, CRMP, क्रिमिनल मिसलेनियस। केस नंबर है 2722। केस का ईयर है 2019 यानी 2019। और फिर यहाँ आपको कैपेचे कोड करना है टाइप, और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ये सारा काम कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। अब हम इस जजमेंट को क्लिक कर देते हैं। अब ये जजमेंट हमारे सामने खुल गई है और हम इसका जो ऑर्डर है 27/4 वाला, ये देख लेते हैं, जस्टिस आनंद सेन का। ये हमारे काम का जजमेंट है, तो ये हमें देखना है। आज हम यही देखेंगे डिटेल में। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे हाई कोर्ट पे आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसे। 15 पेज की जजमेंट है। अब मैं आपको इसका जो लब्बो लुआब है, जो इसका क्रक्स है जजमेंट का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस केस में मेन कंटेंशन क्या थी पार्टीज की, और कैसे कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। तो ये जो जेंटलमैन है मिस्टर मोहम्मद रुस्तम आलम, इनके खिलाफ जो सेशंस जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उसने इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। और इनका ये कहना था, तो इन्होंने सेक्शन 482 में CRPC में इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट हिम। तो अब इनका जो कहना था, इनका ये कहना था कि सर, द मेन कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज द इन कोर्ट बिलो इज दैट इन मोस्ट मैकेनिकल मैनर का मतलब दोस्तों बिना दिमाग लगाए कोर्ट ने ये इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। In a similar manner, process under section 82 of code and thereafter attachment order in section 83 of the CRPC have been issued। मतलब कि वो कह रहा है कि सर, जो बिलो कोर्ट है उसने नॉन बेलेबल वारंट मेरे इशू कर दिए, 82 के ऑर्डर इशू कर दिए और 83 के, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर और अटैचमेंट के ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिए मेरे, विदाउट अप्लाइंग माइंड, इन अ वेरी मैकेनिकल मैनर। It is their contention that even without receipt of a service report of bailable warrant of arrest, non-bailable warrant have been issued against the petitioner. Right. Similarly, without being any service report, यानी कोई सर्विस रिपोर्ट नहीं थी फाइल पे ऑफ नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, इसके खिलाफ कोर्ट ने 82 का भी नोटिस इशू कर दिया। Further, without any service of process under 82 of the code, attachment order in 83 also have been issued against him। यानी कि वो ये कह रहा है कि कोई इसकी सर्विस ना तो हुई नॉन बेलेबल वारंट की, ना 82 की, ना 83 की, और कोर्ट इसके ऊपर फर्दर पीनलाइज इसे करता जा रहा है बाय एक्टिंग इन अ सब्सिक्वेंट प्रोविजन, इन अ नेक्स्ट प्रोविजन। Right. It is also the case of petitioner that process are being issued in utter violence of respective provision laid down in section 72, section 82 and section 83 thereof, and thus these order need to be set aside। अब वो ये प्लीड कर रहा है कि जो मेरे नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए हैं, जो मेरे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, भगोड़ा डिक्लेयर किया है, जो वारंट अटैचमेंट के ऑर्डर मेरी प्रॉपर्टी के हुए हैं, इन सब ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने बड़े ही मैकेनिकल मैनर में, बड़े ही कैजुअल मैनर में ये सब ऑर्डर इशू किए हैं। तो अब इस पे कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है, अब हम वो देखते हैं। तो कोर्ट कहता है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 73 ऑफ CRPC,
द कोर्ट ओपाइंड दैट मैजिस्ट्रेट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू पावर टू इशू वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट 3 केस में इशू कर सकता है, यानी कि जब कोई भागा हुआ कन्विक्ट हो, या जब कोई भगौड़ा घोषित कर दिया हो कोर्ट ने किसी को, और अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट। अब यहां आप इस चीज पे ध्यान करना, ये एंड जो वर्ड है ना, एंड वर्ड, इस पे स्ट्रेस करेगा कोर्ट भी। तो यहां पे मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस का वो गिल्टी भी होना चाहिए और वो इवेड भी करना चाहिए अरेस्ट से। अ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी इशूड मस्ट फॉल इन आइदर ऑफ द 3 कैटेगरीज, यानी इन तीनों में से किसी ना किसी में उसे फॉल करना चाहिए। In the case in hand, the court observed when warrant of arrest was issued, the petitioner was neither escaped convict nor a proclaimed offender. यानी कि जब नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट हुआ, इशू हुआ, तब ना तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, ना ही एस्केप्ड कॉन्विक्ट था। The petitioner failed to appear before the court and they could at best fall in third category, that is an accused of non bailable offense and is evading arrest, right? Now on this aspect the court clarified that only being an accused of non-bailable offense is not ground to issue warrant of arrest, यानी कि अगर मैं सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस का गिल्टी हूं तो आप सिंपली मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट इशू नहीं कर सकते। Emphasizing on the conjunction and, the court held that accused must also be evading arrest, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ साथ आप अरेस्ट को इवेड करने चाहिए, यानी कि आप अपनी अरेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आप अपनी अरेस्ट को अवॉइड नहीं कर रहे और आप कहीं किसी मान लीजिए किसी भी पर्पज से आप नहीं, पुलिस आपको पकड़ पा रही है, आप कहीं बिजी हैं, आपको नहीं पता आपके खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको इवेडिंग अरेस्ट नहीं कहा जाएगा, राइट। तो बेसिकली कोर्ट का कहना है कि एंड पे कोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज भी होना है एंड यू मस्ट ऑल्सो इवेडिंग अरेस्ट, राइट। ओनली बीइंग एन एक्यूज्ड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू इशू वारंट ऑफ अरेस्ट, सिर्फ इस ग्राउंड पे आप वारंट नहीं अरेस्ट इशू कर सकते as per provision of section 73 of the code. The said accused who wanted in case involving non bailable offense must also be evading his arrest. The word and in section 73 is a conjunctive clause, thus both conditions should simultaneously exist, यानी कि दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए to enable court to issue warrant of arrest. This position of law should has been कंसीडर्ड बाय कोर्ट वाइल इशूइंग वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इसके वारंट इशू करे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट को इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करवाना चाहिए था, यानी कि देखना चाहिए था। दिस मीन्स दैट पर्सन नॉट ओनली शुड बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इन नॉन बेलेबल नेचर बट शुड बी फाउंड इवेडिंग अरेस्ट। देयर इज नथिंग इन इम्प्यूग्ड ऑर्डर टू सजेस्ट दैट पिटिशनर वाज इवेडिंग अरेस्ट, राइट। तो ये कोर्ट ने बोला ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 73। नाउ लेट अस सी व्हाट कोर्ट सेड ऑन एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 82 एंड 83। दोस्तों इसी तरह से सेक्शन 82 के बारे में कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोविजन है, ये इसके लिए आपको सेटिस्फाई करना होगा कि वो बंदा जो है ही इज एब्सकॉन्डिंग और इज कंसीलिंग एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेस्ट हिम, और उसमें आपको स्पेसिफिक डेट और टाइम जो 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए वो सब उसमें ऑर्डर में मेंशन करना होगा। तो इस कोर्ट में इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है ये एक तरह की पीनल क्लॉज है, किसी को आप जब भगौड़ा डिक्लेयर करते हो तो एक तरह से पीनल क्लॉज है, पनिश कर रहे हो आप किसी को, तो इस तरह इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी जो भी इसमें सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है कोर्ट की कि दैट आई एम सेटिस्फाइड दैट ही इज नाउ एब्सकॉन्डिंग एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेस्ट हिम, इसकी आपको अपनी सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑर्डर में देनी पड़ेगी, राइट।
when a violation of any procedure law attracts a penal provision, the procedure which seeks to declare him as an offender has to be strictly followed and cannot be relaxed, right? It was noted that there was no material which suggested that court has reason to believe that petitioner has absconded or were concealing himself, so the warrant cannot be executed. Further, neither the place nor the date of appearance of accused was mentioned in the order sheet. यानी कि जो जज साहब ने अपनी ऑर्डर शीट बनाई उसमें जज साहब ने कोई प्लेस नहीं बताई, कोई डेट नहीं बताई कि इस आदमी को किस तारीख को कहां आना है, जिसको आप 82 आपने डिक्लेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ विच इज मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ 82। तो इस तरह से कोर्ट ने सेक्शन 82 को डिसाइड किया। तो सेक्शन 73 को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, सेक्शन 82 को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा, फर्दर दीज लैशेस मेक द ऑर्डर ऑफ इशूइंग प्रोसेस अंडर 82 ऑफ द कोड is absolutely bad and unsustainable in the eyes of law, right? तो कोर्ट ने कहा कि ये एक बड़ी गलती जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने की है। Now let us see what court said about section 83। तो दोस्तों 83 के बारे में कोर्ट ने ये कहा कि ये it is thus mandate of the law that reason of issuing attachment order has to be recorded in the order itself. Non-recording of reason will make the order invalid and unsustainable। तो इसके रिगार्डिंग भी इसमें इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं करा जज साहब ने, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थे, और इन्होंने बस कैजुअली 82 के बाद 83 का ऑर्डर इशू कर दिया, राइट? तो जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है उस कंडीशन को इन्होंने फॉलो नहीं करा। The absence of said statement will lead to conclusion that there was nothing before the court to suggest that proclamation under 82 of the code so issued was properly served, and until and unless proclamation under 82 of the code is properly served, attachment order under section 83 cannot be issued। और इसी ग्राउंड पे कोर्ट ने जो इसके अगेंस्ट ऑर्डर हुए सेक्शन 73, सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में, इन सबको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और कोर्ट ने अ फ्रेश ऑर्डर इशू करने को कहा, अकॉर्डिंग्स टू दी लॉ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।